आज हम भारतीय कृषि का वर्तमान परिदृश्य यानी प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर का डिस्कशन करेंगे। जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारा देश बहुत ही विविधताओं भरा हुआ देश है। पूरे देश के अंदर 3 तरह की जलवायु एक वर्ष के अंदर हमें मिलती हैं। जैसे कृषि की बात करें, खरीफ सीजन या रैनी सीजन के नाम से हम जानते हैं। खरीफ के बाद रबी सीजन आता है, जिसे हम विंटर सीजन के नाम से भी उसको जानते हैं। और रबी के बाद आता है जायद, जिसे समर सीजन आप कह सकते हैं। और पूरा देश हमारा जैव विविधता के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही बायोडाइवर्सिटी हमारे देश में इतना है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला देश है। अब जैसा कि हम सब देख रहे हैं, वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय कृषि का जो परिदृश्य है, सिनेरियो है, वो कई फेजेस से गुजरा है। पहले हम बात कर लेते हैं पूरे विश्व का। भारत में अगर देखें तो पूरे विश्व में जितनी भी सॉइल है उसका मात्र 1% हिस्सा हमारे देश के हिस्से में आता है। और देश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 329 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल भारत का है। जो आप देखते हैं भारत का नक्शा, उसकी जो सीमाएं हैं वो 329 मिलियन हेक्टेयर हमारे पास ज़मीन है, जो कि विश्व का 1% हिस्सा हमारे पास है। अब बात करते हैं हम विश्व के, उस पर देखें पानी। पूरे विश्व का पानी हमारे पास 4.4% पानी हमारे देश के सीमाओं के अंदर है। और उस 4.4% जो पानी है उसमें से लगभग 2.5% वाटर जो समुद्री जो हमारी सीमाएं हैं देश की, वो उसके अंतर्गत आता है। यानी वो पानी बहुत ही सेलाइन है और वो ना क्रॉप प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, ना उसे ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ कर सकते हैं, ना ही उसका कोई इंडस्ट्रियल यूज़ अभी हो रहा है। तो जो शेष पानी जो हमारे पास लगभग 1.5 से लेकर 2.5% जो पानी है, जिसका हम बेसिकली यूज़ करते हैं, तो क्रॉप प्रोडक्शन में लगभग 80% जो पानी यानी 1.5 से लेकर 2.0% जो पानी है जिसका यूज़ हम कर सकते हैं, उसका 80% वाटर वो क्रॉप प्रोडक्शन के तहत फसलों में सिंचाइयों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। और रेस्ट जो 20% वाटर है वो ड्रिंकिंग वाटर के रूप में और इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंतर्गत जो पानी यूज हो रहा है वहाँ पर यूज हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियाँ हमारे देश के सामने हैं कि पानी की जो है, और भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस समय पानी की समस्या से जूझ रहा है। और तीसरी बात मैं करता हूँ अपने पॉपुलेशन की, जनसंख्या का। तो पूरे विश्व का भारत में अगर हम देखें जनसंख्या का अनुपात, तो लगभग जो है 17.5, यानी पूरे विश्व की जो आबादी है जो कि 7 अरब 30 करोड़ के आसपास है, और उसमें से भारत में जो पूरे विश्व की आबादी है वो लगभग 17.5% आबादी हमारे देश में है। आप ऐसा कह सकते हैं कि पूरे विश्व का अगर देखें तो हर 17वां व्यक्ति भारतीय है। तो ऐसी
विषमताओं से भरा हुआ हमारा देश है, लेकिन चुनौतियां भी हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटियां भी हैं। चैलेंजेस हैं तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अपॉर्चुनिटीज़ जैसा मैंने आपको बताया था, कंट्री इंजॉयस इन 3 क्लाइमेटिक कंडीशंस इन ए ईयर, और उसी का कारण है कि बायोडाइवर्सिटी में हम काफ़ी रिच है और उसका हमें फसलों के लिए नई नई प्रजातियां, वैरायटीज़ जो डेवलपमेंट है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, वहाँ हमें इसका लाभ मिल रहा है। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि भारतीय कृषि का अगर हम पानी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज भी लगभग जो टोटल जो क्रॉप्ड एरिया है भारत का इस समय, वो 139.4 मिलियन हेक्टेयर लैंड है जिस पर हम इस समय खेती कर रहे हैं, क्योंकि लैंड डे बाय डे डिक्रीज होती चली जा रही है ड्यू टू द डिफरेंट फैक्टर्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन, शहर बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है और ज़मीन हमारे पास उतनी है। तो आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, ये 139.4 मिलियन हेक्टेयर लैंड ऐसी है जिस पर हम खेती कर रहे हैं। अब आप देखिए कि इस कृषित जो हमारा जो क्षेत्रफल है, इसका 60% एरिया ऐसा है जिस पर आज भी सिंचाई के साधन वहाँ पर मौजूद नहीं है। 60% एरिया अंडर रेन फेड कंडीशंस। जिसे रेन फेड हिंदी में आप नाम दे सकते हैं वर्षा सिंचित या बारानी खेती कह सकते हैं। और 40% एरिया ऐसा है जो कि इरिगेटेड एरिया है, यानी टोटल क्रॉप्ड एरिया 139.4 मिलियन हेक्टेयर का 60% एरिया रेनफेड बारानी खेती के अंतर्गत है और 40% एरिया ऐसा है जहाँ के सिंचाई के साधन मौजूद हैं। और आगे का जो प्रोडक्शन है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या तमाम जो वाटरशेड प्रोजेक्ट्स और जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन सब के बावजूद ऐसा अनुमान है कि इसमें सिंचित क्षेत्रफल को हम ज़्यादा से ज़्यादा 10% और बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप जहाँ 60% एरिया ऐसा है जहाँ कोई सिंचाई के साधन मौजूद नहीं हैं, और इस 60% एरिया से आप देखिए डाटा खाद्यान्न उत्पादन का, इस 60% एरिया से 80% पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कोर्स मिलेट्स, ये जो है 80% इनका उत्पादन इसी 60% एरिया से आता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस एरिया का कितना बड़ा महत्व हमारे फूड ग्रेन प्रोडक्शन में है। अभी रिसेंट जो डाटा है भारत का खाद्यान्न उत्पादन का, वो 308.43 मिलियन टन इज द रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ कंट्री, द 308.43 मिलियन टन। तो जहाँ 80% दलहन, तिलहन और मोटे अनाजों में आप देखेंगे कि ज्वार, बाजरा, मक्का, इसके अलावा जो स्मॉल मिलेट्स हैं, उनके लिए ये क्षेत्र बहुत पोटेंशियल एरिया के रूप में है।
अब जो 40% एरिया जो सिंचित है उससे लगभग 60% जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसका 60% पार्ट जो है वो 40% इरिगेटेड एरिया से मिल रहा है और 40% जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो हमारा 60% जो रेनफेड एरिया है उससे मिल के आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किसी ईयर में अगर हमारा रेनफॉल का जो पैटर्न है वो अगर डिस्टर्ब होता है, बारिश कम होती है, तो पूरे देश का खाद्यान्न उत्पादन में फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है। जिस साल अच्छी मानसूनी बारिश होती है उस ईयर में हम देखते हैं कि हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन अच्छा हुआ है। जैसा कि गत वर्षों में कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो अच्छी बारिश होने के कारण हमारे जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में यानी जो नेशनल इकोनॉमी में उसका देखते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में जीडीपी। तो अभी का जो वर्तमान में जो जीडीपी का जो शेयर है नेशनल इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर का वो लगभग 19% के आसपास है, 19%। और मैं आपको याद दिला रहा हूँ लास्ट ईयर आपने देखा होगा पिछले 2 साल से पूरा देश कोरोना जैसी पैंडेमिक से प्रभावित हो रहा है। तो हम देख रहे थे कि पिछले साल का जो डाटा था, जो ग्रोथ रेट था कंट्री का जीडीपी जितने भी इंडस्ट्रीज और उनका जो था वो नेगेटिव में था, नेगेटिव। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर का पॉजिटिव ग्रोथ रेट था 3.5। जहां इंडस्ट्रीज और अन्य जो सेक्टर्स हैं उनका जीडीपी माइनस में था, ऐसी विषम परिस्थितियों में भी देश का जो किसान है वो लगातार काम करते रहे और एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब अपने कामों में लगे थे। उसका परिणाम था कि 3.5% की ग्रोथ रेट हमें एग्रीकल्चर के सेक्टर में देखने को मिली थी, जहां के सारे और सेक्टर नेगेटिव में उनका ग्रोथ रेट जा रही थी। तो मेरा कहने का आशय यहाँ पर इन चीज़ों से ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ आवर नेशनल इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर जब जब डिस्टर्ब हुआ है, देश की इकोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब हुई है। और थोड़ा सा पास्ट में आपको ले चलता हूँ। 1950 में देखिए, 1950 में जब कंट्री की पॉपुलेशन 35 करोड़ थी, फूड ग्रेन प्रोडक्शन 50 मिलियन टन था और एग्रीकल्चर सेक्टर का नेशनल इकोनॉमी में यानी जो जीडीपी के रूप में जो हम देख रहे हैं उस समय 50% पार्ट जो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का था। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंट, आफ्टर इंडिपेंडेंट, डिफरेंट सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज का बढ़ावा निश्चित रूप से देश के अंदर आता गया और धीरे धीरे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर्स का शेयर नेशनल जीडीपी में वो लगातार कम होता चला गया। लास्ट 5 इयर्स ये 14% तक पहुंच गया था, लेकिन वर्तमान सरकार और पॉलिसी मेकर्स और किसान सारे जो सेक्टर्स हैं इस समय फिर हमें धीरे धीरे ये हमारा जीडीपी जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये एक अच्छा सिग्नल हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा चुनौतीपूर्ण सेक्टर है एग्रीकल्चर का, क्योंकि
तमाम चीज़ें हमें आज खेती के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। जैसा आप सब लोग विदित हैं, जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारी चीज़ें डे बाई डे चेंजेस आ रहे हैं और उसका सबसे बड़ा प्रभाव हमारे फसलों की पैदावार पर मिलता है। जो उसके ग्रोथ के लिए जितना टेम्परेचर होना चाहिए वो उसमें डिस्टरबेंसेस पैदा हो रहे हैं, जिससे कि क्रॉप की जो पोटेंशियल यील्ड है, पोटेंशियल यील्ड हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। जितनी भी हमारे पास व्हीट, राइस, ऑयल सीड, पल्सेस की जितनी सारी वेराइटीज़ हैं, वेरी हाई यील्डिंग वेराइटीज़, बट ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड क्लाइमेट चेंज कंडीशंस वो पैदावार हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं और वो काफ़ी हद तक ऐसे हैं जिनको बियॉन्ड कंट्रोल फैक्टर्स हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं क्रॉप प्रोडक्शन के अंतर्गत, हम उन चीज़ों पर काम करके काफ़ी उत्पादन को हम बढ़ा रहे हैं। दलहन उत्पादन की अगर हम बात करें तो पल्स प्रोडक्शन में अभी भी हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारा हमारा क्षेत्रफल ऐसा है दलहनी क्षेत्रों का, जैसा अभी आपसे बात कर रहा था कि 80% एरिया ऐसा है जहाँ पानी की सुविधाएं नहीं है, मार्जिनल लैंड्स हैं, फार्मर्स भी कम इंटरेस्टेड है, वो कैश क्रॉप और दूसरी जो क्रॉप्स हैं उनके लिए ज़्यादा उनका इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि पल्सेस में इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीज़, क्लाइमेटिक कंडीशंस और उसमें रेनफॉल, कभी रेंस प्रॉपर नहीं हो रही हैं या ज़्यादा हो गई, इनएडिक्वेट एंड इन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, तो बहुत सारी ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से दलहनों का उत्पादन भी अभी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है देश को, वो अभी हम निकट भविष्य में उसको हम अचीव कर लेंगे। लगभग मोर और लेस वही स्थिति हमारे तिलहनों में है, ऑयल सीड्स में है। गत वर्ष का डाटा 35 मिलियन टन ऑयल सीड का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। उसकी वजह से हम धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं और खाद्यान्न में पूरा देश हमारा आत्मनिर्भर है और उसी का कारण है कि आज देश की 80% जनसंख्या, लगभग 80 करोड़ जो हमारी पॉपुलेशन है, वो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है और उसके लिए पीडीएस सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जब हमारे पास खाद्यान्न है तो हमें बाहर से कोई मंगाने की आवश्यकता नहीं है, तो उन ज़रूरतमंदों को भी केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से उनका खाद्य सुरक्षा को मेंटेन करने का काम किया जा रहा है। तो आज आवश्यकता हमें खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, इसकी आवश्यकता है। देश के प्राकृतिक स्रोतों को बचाने की आवश्यकता है। आज बात धीरे धीरे अब आगे आ रही है जीवांश खेती और प्राकृतिक जीरो बजट फार्मिंग का, क्योंकि आज़ादी के समय अगर हम देखते हैं 1947 के बाद ड्रास्टिक रिडक्शन चेंजेस भारतीय कृषि में हमें देखने को मिले। ग्रीन रेवोल्यूशन का एरा आप सब जानते हैं, सक्सेस स्टोरी। देश आज जो आत्मनिर्भर है खाद्यान्नों के उत्पादन में, तो उसका बहुत बड़ा रोल 1964, 65, 66, 67 से शुरुआत जो हुई थी। और मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी का यहाँ मैं स्मरण करना चाहूँगा। चाइना से युद्ध हो रहा था, 1960 का दशक था और उसमें उन्होंने
पूरे देश के नागरिकों से आह्वान किया था कि सप्ताह में एक दिन का आप उपवास रखिए, और नारा दिया था जय जवान और जय किसान का। तो इसके पीछे उनका एक गहरी सोच थी कि देश की सीमाओं को हमें सुरक्षित करना है तो अपने जवान को सुविधाएं और उसके बारे में हमें इन चीज़ों पर काम करना होगा। और दूसरी तरफ जय जवान जय किसान, यानी फार्मर्स के लिए जितना कृषि के लिए हमें करना है, क्योंकि हमें उस समय खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से हमें गेहूं मंगाना पड़ता था। हमारे पास उतना खाद्यान्न नहीं था। तो सबसे पहले जोर गवर्नमेंट का कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन में हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो आज ये खुशी का बात है कि हम आत्मनिर्भर हो गए हैं और बहुत अच्छी मात्रा में हमारे पास खाद्यान्न मौजूद है। लेकिन दलहन और तिलहनों में अभी हमें बहुत कुछ काम करना है, और निकट भविष्य में आप देखेंगे कि हम इन दोनों में भी आत्मनिर्भर हो रहे हैं। इसके अलावा दूध की बात करें तो दुनिया का सबसे ज़्यादा दूध पैदा करने वाला हमारा देश है, प्रथम स्थान दूध में है, सब्जियों में है, फलों में है। इतनी बड़ी विविधता से भरा हुआ देश है। तो यहाँ सवाल ये है कि हमें कुछ नीतिगत फैसले लेकर फार्मर्स की जो समस्याएं हैं उनको भी देखा जाए, और उसके साथ साथ जो अनुसंधान और प्रसार की जो आवश्यकताएं हैं उनको हम समय रहते आगे ले चलें। तो निश्चित रूप से हम बहुत अच्छी पोजीशन में आज हैं। लेकिन आवश्यकता आज इस बात की अब सोचने का विषय ये शुरू हो गया है कि देश के जो प्राकृतिक स्रोत हैं, नेचुरल रिसोर्सेस, मैं आपको बता रहा हूँ 5J कॉन्सेप्ट। हिंदी में पहला है जल, जंगल, जमीन, जीव जंतु और जलवायु। इन सब के कंजर्वेशन की आवश्यकता है। फाइव जे कॉन्सेप्ट, जल, जंगल, जमीन, जीव जंतु, जलवायु। क्योंकि आज की कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि कृषि में रासायनिकों का जितना लगातार जो प्रयोग हो रहा है एग्रोकेमिकल्स का, तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो अभी हमारे सामने आ रहे हैं। चाहे मिट्टी के स्वास्थ्य की बात हो, सॉयल हेल्थ, उसकी फर्टिलिटी जो है डिप्लीट होती जा रही है। और पानी का जहाँ तक हम बात करें, जैसा अभी कह रहे थे कि वाटर क्राइसिस पूरे देश के अंदर है, पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस समय पानी की चुनौती से जो है जूझ रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में जितनी भी हमें रेन वाटर जो मिल रहा है उसको हमें कंजर्व करके रखना है, पानी को बचाना है। चाहे खेती की बात हो या अन्य दूसरे सेक्टर्स में है, तो उन चीज़ों को हमें कंजर्वेशन की आवश्यकता है। हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए 33% हमें फॉरेस्ट एरिया चाहिए। लेकिन वर्तमान में अभी हम 19.5% हमारे पास है फॉरेस्ट एरिया ऑफ आवर कंट्री। तो जब हम फॉरेस्ट को मेंटेन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स हैं, क्लाइमेट चेंज वाली जो प्रॉब्लम्स है, रेनफॉल पैटर्न जो डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो भी हम कहीं ना कहीं जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो वाटर है, फॉरेस्ट है, सॉइल की जो मैं आपसे बात कर रहा था, मिट्टी का स्वास्थ्य जो है वो लगातार गिरता जा रहा है, क्योंकि हम लगातार रासायनिकों का प्रयोग करते चले गए। जो उसके जीवांश स्रोत हैं
पौधों के पोषण के लिए। गोबर की खाद है, फसली अवशेष हैं, जैव उर्वरक हैं और कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है। ये दूसरे जो सोर्सेज हैं हमें इनको भी समाहित करना होगा ताकि मिट्टी आगे आने वाले समय के लिए और वर्तमान परिस्थितियों में ये सब चीज़ें मेंटेन रहें। जो मैं जीव जंतु की बात कर रहा था, इसको आप कॉरिलेट करिए बायोडाइवर्सिटी से। बायोडाइवर्सिटी में हमारा जितना भी प्लांट्स हैं, इंसेक्ट हैं और जितना भी जीव जंतु है वो कहीं न कहीं हमें उनको संरक्षित करके रखना है, किसी भी प्रजाति को विलुप्त नहीं होने देना। जलवायु परिवर्तन, जब इन सब चीज़ों पे अगर हम मेंटेन रहेंगे, पानी का प्रदूषण को बचाएंगे, मृदा प्रदूषण को कंट्रोल करेंगे, फॉरेस्ट एरिया बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारी जो क्लाइमेट चेंज की जो बात है, जलवायु परिवर्तन की जो बात है, हालांकि ग्लोबली समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हम अपनी परिस्थितियों में उसको किस तरह से जो है हम मेंटेन कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर हमें विचार करना होगा। तो मैं समझता हूँ कि आप इस लेक्चर के माध्यम से इन सब चीज़ों पर हमें एक अपना, हर व्यक्ति का एक सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक दायित्व। जब हमारा माइंड सेट होगा तो धीरे धीरे इन चीज़ों की तरफ, हम जीवांश खेती की तरफ भी हम धीरे धीरे, दूसरे जो विकल्प हमारे पास हैं, अब तक हम यूरिया DAP की बात कर रहे हैं, यूरिया लगातार इतना सब दिया है जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमारे सामने हैं। तो नैनो फर्टिलाइज़र हमारे पास है, बहुत सारे विकल्प अब खेती में यूज हो रहे हैं, ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, एफिशिएंसी को बढ़ाना है, पानी को कंजर्व करना है। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब को लेके हमें आगे बढ़कर इन चीज़ों पर काम करना होगा। धन्यवाद।